जय हिंद। मेरा नाम चेतन कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं साध्य पीएससी एकेडमी। जैसे हमें पता है कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो परीक्षा होती हैं सरकारी नौकरियों के लिए जो फॉर्म डालते जाते हैं लगातार, उसमें जो है बहुत सारे सिलेबस होते हैं, लेकिन एक कॉमन सिलेबस होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी कहते हैं या व्यापम हो, उसमें जो है एक सिलेबस कॉमन होता है, वो है समसामयिकी या जिसे हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स। इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है हमारे जो राज्य का करंट अफेयर होता है। तो उसी की क्लासेस जो है आज से चालू की जा रही हैं। हर महीने के 6, 7, 8, 9, 10 तारीख के बीच में आपको ये जो क्लासेस है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि एक महीने का समग्र होगा। ठीक है, जैसे अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अभी जो वर्तमान महीना चल रहा है वो है अगस्त का महीना, और मैं आपको जो करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ वो है पिछले महीने का, यानी कि जुलाई का। ठीक है, तो जैसे जुलाई महीना खत्म होगा उसमें कुछ 4, 5 दिन मुझे लगेंगे कंटेंट प्रिपेयर करने में, क्योंकि न्यूज़पेपर कट ये सारी चीजें रखनी पड़ती है हमको। उसके बाद जा करके ये क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही जो है हर एक महीने के पश्चात को जो है क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए भाई, बिना किसी समय के बर्बादी के एक महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमारे, वो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक पोर्टल है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है पिछले महीने ही जो है अस्तित्व में लाया गया, जिसका नाम है सेवा सेतु पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है आपको इस पोर्टल के बारे में प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि क्या क्या है इस पोर्टल में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पोर्टल आपके लिए जो है ना एज अ नागरिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ करंट अफेयर के लिए थोड़ी ना, आप भी इसी छत्तीसगढ़ के तो नागरिक हो, आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये पढ़ लो अच्छे से कि क्या काम आता है ये। ठीक है, और हाँ, इसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं प्रॉपर से। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेवा सेतु छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक डिजिटल सेवाएं लाने का एक श्वास पहल है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हर एक नागरिक, विशेषतः दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले तक सरकार की योजना और सुविधा पहुंचाना है। ठीक है, इसको आप ऐसे ऊपर ऊपर से समझ सकते हो कि इस पोर्टल के माध्यम से अगर कोई दूर दराज के इलाके में रह रहा है या फिर ऐसे किसी जगह पे है जहां से उसको एक जगह से दूसरी जगह किसी दस्तावेजीकरण के लिए जाना काफी ज्यादा कठिन होता है, तो उनके लिए जो है ये सेवा सेतु पोर्टल बना दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो घर बैठे जो है अपने कुछ कुछ जो दस्तावेज है वो प्राप्त कर सकेगा। इससे उसे बहुत दूर जाने का जो बार बार उसको जाने का समय जो है वो बचेगा, उसके वहां पे जाने का भाड़ा बचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट समय बचेगा, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सेवा सेतु पोर्टल जो है वो दस्तावेजीकरण के लिए ही है, कि दूर दराज के इलाकों में अगर कोई रह रहे हैं, अगर उनको जो है जाना नहीं हो रहा, तो उनके लिए जो है डायरेक्ट प्रस्तुतिकरण, प्रत्यक्षीकरण कर दिया है सरकार ने, जो कि काफी अच्छा काम है। ठीक है, वैसे आज मैंने देखा था एक रायपुर की कोई एक महिला थी, उन्होंने जो है सरकार को धन्यवाद देते हुए इसी पोर्टल का यूज करके उन्होंने जो है अपना विवाह प्रमाण पत्र जो है उन्होंने बनाया था, और न्यूज के माध्यम से उन्होंने जो है सरकार को धन्यवाद भी कहा था। तो वैसा ही आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके लक्ष्य और इसके उद्देश्य होते हैं, ये हम अगले पेज में देख सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये सेवा सेतु पोर्टल में ही आप देख सकते हैं। लक्ष्य ये है कि छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक तक, वैसे तो नागरिक छत्तीसगढ़ के नहीं भारत के होते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के वो नागरिक, भारत के वो नागरिक जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तक आसान और पारदर्शी तरीके से सरकारी डिजिटल सेवाएं का जो है पहुंचाना। उसके साथ ही साथ ये उसका लक्ष्य उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो सभी विभागों में सरकारी सेवाओं का अंकीयकरण और मानकीकरण करना है, नागरिक सेवाओं का कभी भी कहीं भी पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये सारे जिसके सकारात्मक पहलू होते हैं, हो सकते हैं आपके यही जो है एमसीक्यूज में आ जाए, तो इसे आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, जैसे भी कोई भी एक स्कीम होती है उसका एक ध्येय वाक्य होता है ना, इसका भी है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जनता के द्वार डिजिटल सरकार। ये उसका एक ध्येय वाक्य है। ठीक है, तो इस ध्येय वाक्य को आपको याद रखना है। ये आपको डायरेक्ट जो है वन लीनियर वाले फैक्टर में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर और भी किसी एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है और उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, अगले वाले तथ्य में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के पारंपरिक उत्पाद जैसे कोसार, कोदो और तिखुर को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया में तेज कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है कि तेज कर दी गई है। अभी तक ये प्रक्रिया जो है ना पूरी तरीके से पूर्ण हुई नहीं है, लेकिन इसे हमने जो है तेज कर दिया है। ठीक है, उसके पीछे का भी रीजन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इन्हें जो है आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिला नहीं है। प्रशासन और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईजीकेवी कहते हैं, कि वैज्ञानिक ने इसे दस्तावेजीकरण और स्थलीय अध्ययन में जुटे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। किसी एक विशेष भूभाग में अगर कोई एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है, कोई भी एक तथ्य होता है, जब वो मिलता है तो उसको जो है ना उसी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में, उसी भूभाग के रूप में जो है ना उसे ख्याति प्राप्त हो जाता है। तो ये किसी भी एक राज्य के लिए, किसी भी एक भूभाग के लिए काफी ज्यादा जो है ना ये महत्वपूर्ण हो जाता है उसके लिए। जैसे हम कुछ समय पहले देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ना जो बस्तर वाले जो बेल्ट है वहां पे एक स्पेशल प्रकार की एक चटनी होती है जिसको वो लोग बोलते हैं चापड़ा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो जो लाल चीटियां होती हैं बड़ी वाली, उसी की एक चटनी बनती है।
खट्टी और तीखी से होती है वो चटनी, क्योंकि ऑलरेडी वो खट्टी होती है वो चेटिया, इस वजह से मैंने भी खाया, बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, आप लोगों ने भी। तो वो जो है ना बस्तर में बनती है, और उसको जो जीआई टैग मिला है वो बस्तर से नहीं, उसको उड़ीसा से मिला है, मतलब उड़ीसा में भी बनती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उड़ीसा में वो बनता है या बनती है, वो बस्तर में भी बनती है। अगर हम देखेंगे बस्तर की कुछ ऐसे जनजाति जैसे भतरा है, भतरा के साथ साथ परजा, धुरवा है, मुरिया है, ये सभी जनजाति जो है इस चटनी को बनाते भी हैं, खाते भी हैं। लेकिन जीआई टैग उसको मिल गया कहाँ, उड़ीसा का, जबकि उसको मिलना छत्तीसगढ़ का भी चाहिए था। ठीक है, उड़ीसा को दिया, अच्छी बात है भाई, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी उस हिस्से को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। इसलिए जो है ना हमने ये जो मोटा अनाज है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं कोसार, ठीक है, नाम आप पढ़ सकते हैं, कोसरा, कोसार, वहाँ के लोग कोसार भी बोल देते हैं इसको। कोसरा एक मोटा अनाज है जो कोदो की ही एक वैरायटी होती है, और एक है तिखुर। तिखुर जो है एक प्रकार का जो ना जंगली एक कंद है, जैसे आपने रामकंद सुना होगा, आपके गांव में भी होता है, कुछ कुछ कंद होते हैं, ठीक है, वही जिसको पंचायत वाली वेब सीरीज में बोलते हैं ना अल्हुआ, वो भी एक प्रकार का कंद है। वैसे ही ये जो तिखुर है, ये भी एक प्रकार का कंद है, इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, इसे आप उबाल करके भी खा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ इसका एक स्वादिष्ट एक प्रकार का एक कतरा बनता है केक जैसा, वो भी आप खा सकते हैं। तो इसकी जो मांग है ना जीआई की, उसे जो है काफी ज्यादा जैसे आप देख सकते हैं, प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। क्यों? ताकि ये इंडिकेटर मिल सके हमको। क्यों? नारायणपुर जिले का। अब मोस्टली जो है महाराष्ट्र वाले हिस्से में भी ये जो है मिल रहा होगा मेरे हिसाब से, तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी मिल रहा होगा, जिस हिसाब से वहां पे मिल रहा है उस हिसाब से। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका नाम है कोसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल मिलेट्स। काली कोसरा और पीली आर्क जैसी ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत प्रकार के होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो जीआई टैग की मांग की है वो काली कोसरा और पीली आर्क जैसी एक स्थानीय किस्म में जो है हमने मांग की है। और एक है तिखुर, वही है, एक जंगली कंद है एक प्रकार का, जैसे मैंने आपको बताया था और आपने फोटो में आपने देखा भी होगा। चलिए अगले तथ्य में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली राजकीय तितली के चयन के लिए वन विभाग द्वारा 3 प्रमुख तितली प्रजातियों की सूची जारी की गई है, जिस पर 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन वोटिंग के जरिए आम जनता के सुझाव और वोट मांगे गए हैं। ठीक है। अब देखो, किसी भी एक क्षेत्र में किसी एक विशेष जंतु, किसी विशेष जीव या किसी विशेष पेड़ को जो है राजकीय दर्जा देना क्यों किया जाता है? या तो बहुताई से बहुताई मात्रा में वहां पे है और उसको संरक्षण की जरूरत है, या तो उसकी मात्रा कम हो चुकी है फिर भी उसको संरक्षण की जरूरत है। तो ऐसे चीजों को हम राजकीय महत्व का घोषित कर देते हैं, जिससे जो है हम उसका संरक्षण कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, छत्तीसगढ़ में जो हमारे जो राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष, ठीक है, बहुतायत से बहुतायत मात्रा में है, लेकिन उसको संरक्षण की आवश्यकता है। अगर उसको संरक्षण नहीं देंगे, लोग उसे इमारती लकड़ी समझ करके इस्तेमाल कर देंगे, हमारे पास बचेगा ही नहीं कुछ। दूसरा हमारे पास है हमारा जो राजकीय पशु है उसका नाम है क्या, बुबैलस बुबैलिस सरनी, ठीक है, वही वन भैंसा हमारा। उसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एकदम विलुप्त के कगार पे आ चुका है, विलुप्त होने ही वाला है, वैसा समझ लीजिए, बहुत कम बचे हमारे पास। उसके लिए सरकार ने जो है नाना प्रकार के प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बावजूद भी आज भी हमारे पास ऐसे कोई सकारात्मक पहलू वहां से नहीं उभर आ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है हम यही सुन रहे हैं कि उसको बचाना काफी मुश्किल है, और होता ही है मुश्किल। क्यों? क्योंकि वो जब उनका जब मीटिंग सीजन होता है, तो वो जो जो बुल होते हैं उसमें से, जो भैंस में जो बुल होते हैं, वो जब लड़ाई करते हैं तो इतनी खतरनाक लड़ाई करते हैं कि कभी कभार किसी एक की मौत भी हो जाती है, और तब तक मतलब दोनों लड़ते रहते हैं जब तक किसी एक की मौत ना हो जाए। कभी कभार वो लोग इतना खतरनाक लड़ते हैं, तो ये बचाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो और दूसरा, उसका शिकार भी हो जाता है। जैसे इस वाले क्षेत्र में जहां जहां पे आपको जो है ना जंगली भैंस दिखेंगे, वहां वहां पे आपको टाइगर भी दिखेंगे। अब वो टाइगर जो है वो उसका शिकार कर लेते हैं। अब आप जा करके टाइगर को समझा नहीं सकते ना कि ये तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है भाई, तुम इसका शिकार मत करो। टाइगर बोलेगा मैं तो इस देश का राष्ट्रीय पशु, मैं करूंगा, तुम क्या कर लोगे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है कि बाकी जो जानवर है वो भी उनका शिकार कर लेते हैं, तो ऐसे उसको बचाना मुश्किल होता है। तो उसको हमने क्या किया, राजकीय महत्व का हमने घोषित कर दिया, हमने उसको जो है हमारा राजकीय पशु घोषित कर दिया। उसी तरीके से तितली भी जो है हो सकता है कि खतरे में रही हो या किसी एक महत्व का हो, इस वजह से जो है राजकीय तितली घोषित करना चाह रही है वन विभाग। उसके लिए इन्होंने जो है 3 तितलियां जो है सिलेक्ट की है, उसके नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला नाम है इसका कॉमन बेंडेड पिकॉक। आगे मैं इसकी फोटो भी दिखाऊंगा, मुझे पता है बिना फोटो देखे जो है ऐसी चीजें याद करना बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, कॉमन बैंडेड पिकॉक है। दूसरा है ऑरेंज ऑकलिफ है। तीसरा है स्पॉटेड सॉर्डेटेल। ठीक है, ये तीनों तितली हैं, इन तीनों में से किसी एक को ये दर्जा मिलेगा, और वो किस तरीके से जो है तैयार किया जाएगा, 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन वोटिंग के जरिए। आप डायरेक्ट जो है ना, अभी छत्तीसगढ़ के जो वन विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाइए, आप वहां पर जाकर के खुद भी आप वोटिंग कर सकते हैं। मैंने कर दिया, आप लोग भी कर लीजिए। ठीक है, तो आप वहां पे वोटिंग करेंगे, इन तीन में से कोई एक चुनाव को जीतेगा, और जीतने के बाद उसको जो है राजकीय तितली का दर्जा उसको मिल जाएगा। हाँ, बस बात यह है कि उस तितली को भी नहीं पता होगा कि वो यहाँ का राजकीय तितली बन चुका है। ठीक है, तो आप जाइए वोटिंग कर सकते हैं। ये है उनकी फोटो दिखने में। वैसे विश्व की सारी तितलियां सुंदर ही होती है, मतलब सभी तितलियां सुंदर होती है, तो हम ऐसे विशेष इनको उपमा नहीं दे सकते कि ये ज्यादा सुंदर है या कम है। ठीक है, सारी तितलियां सुंदर होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉमन बैंडेड पिकॉक, यहाँ पे एक बैंड लगा हुआ है यहाँ पे इसके। ठीक है, दूसरा है ऑरेंज ऑकलिफ। ऐसे में तो जो है ये ब्लू दिख रहा है, लेकिन इसके साइड से अगर आप देखोगे ना, तो एक ऑकलिफ मतलब एक पत्ते की तरह ये दिख रहा है, सूखे हुए पत्ते की तरह। उसके बाद है स्पॉटेड
स्वॉर्ड टेल, स्पॉटेड, देखिए इसमें बहुत सारे स्पॉट्स हैं और इसके जो पूंछ है ना, ये स्वॉर्ड की तरह है, तो आप ऐसे चाहो तो याद रख सकते हो, इसकी पूंछ स्वॉर्ड की तरह मतलब तलवार की तरह है। तो स्वॉर्ड टेल, यहाँ पे देखो स्पॉटेड स्वॉर्ड टेल। ये है ऑरेंज ऑकलिफ, मतलब एक सूखे हुए पत्ती की तरह दिख रहा है ये। इसके ऊपर एक जो है बैंड है, बैंडेड पीकॉक है ये, ठीक है, जैसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया अंतिम तिथि मैंने बताया था 31 अगस्त 2026 तक होगा। ऑनलाइन वोटिंग जारी है। माध्यम नागरिक छत्तीसगढ़ वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको बताया था। उद्देश्य राज्य की जैव विविधता को बढ़ावा देना और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है भाई, चलो। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वर्तमान में जो है ना एक ऐसा समय चल पड़ा है कि जिसमें आप कोई जॉब करते होंगे या जैसा भी हो, आपका सबसे ज्यादा जो स्थायित्व है ना किसी व्यापार पे है। छत्तीसगढ़ में हो या किसी भी आप राज्य में हो, अगर कोई एक व्यापार होता है वो लगातार 3-4 पीढ़ी तक अगर वो व्यापार अगर सफल है, तो वो जो व्यापार है वो चलते जाता है, ठीक है। तो इसी का जो है ना एक विधेयक होता है। विधेयक क्यों पारित किया गया, इसके कारण क्या थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बस अभी फिलहाल अपने दिमाग में ये डालिए कि एक विधेयक है, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये विधेयक जो है हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पारित हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पूरे भारत देश में, जिसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से हमारा छत्तीसगढ़ जो है ना ये पहला एक ऐसा राज्य है जिसने इस विधेयक को पारित किया था। उसके जो है जो फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले, इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध करना है, ठीक है। देखो मोस्टली क्या होता है कि व्यापार में, जैसे आपको कोई व्यापार आपको खोलना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, उसकी कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। उसका लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। आधे लोग तो उस टेंशन में आकर के व्यापार नहीं खोल पाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को आसान किया गया है यहाँ पे कि लोगों को दिक्कत ना हो। फिर दूसरा है, इस तरह के विधेयक पारित करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जहां भी करंट अफेयर में आपको देश का पहला ऐसे दिखा, मतलब वो पूछे जाने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा से 16 जुलाई 2026 को व्यापम, बड़ा खतरनाक तरीके से आजकल डेट पूछ लेता है, पता नहीं क्यों, उसको क्या मन करता है। इसीलिए ये 16 जुलाई 2026 को याद रखना भैया कि इसी दिन जो है ये पारित हुआ था, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण कानून के पारित होने से छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिससे वैधानिक जोखिम और विश्वास आधारित व्यापार अनुमति, ठीक है, ये बस उसके होते हैं। इसमें एक एक पॉइंट याद रखना, नौकरशाही की लाल फीताशाही में काफी कमी आई है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिसके लिए विशेष किसी अधिकारीगण से जा करके हमको जो है अनुमति लेनी होती है, ठीक है। लेकिन वो अधिकारीगण क्या करते हैं, उसके लिए जो है ना वो मांग करते हैं, कुछ पैसे दे दो, रिश्वत की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली करते हैं। मैं कड़ी शब्दों में रिश्वत की निंदा करता हूँ, भ्रष्टाचार की निंदा करता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने महान महान अधिकारीगण हैं। उनको पता नहीं क्या शौक है, उनको सैलरी पता नहीं क्या कम पड़ती है कि उनको रिश्वत मांगने की इतनी आवश्यकता पड़ जाती है। अरे जॉब छोड़ दो यार, नहीं हो रहा तुम्हारी सैलरी तो, लेकिन फिर भी मांगते हैं। जैसे अभी अभी मैंने न्यूज सुना था, सरगुजा वाला क्षेत्र है, सरगुजा ही बेल्ट होगा, वहां पे एक आईपीएस है जो प्रोविशन है, प्रोविशन मतलब अभी ट्रेनिंग में वो आईपीएस है, ठीक है। उसने ट्रेनिंग के दौरान ही कांस्टेबल के मध्यस्थता से 1 करोड़ रुपए तक की रिश्वत की मांग की थी किसी एक व्यक्ति से। वो पकड़ा गया था, या पकड़ा गया था, फिर उसके ऊपर ये आरोप लगे थे, जो भी समथिंग। समझ आता है इसे, प्रोविशन ट्रेनिंग में ऐसा कर रहा है, बाद में अगर अ, अच्छे से एक आईपीएस बन करके जब वो जो है किसी जिले में आ जाएगा, जिला ही बेच खाएगा एसपी बन के वहां का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे अधिकारियों से बचना है और आपको ऐसे अधिकारी नहीं बनना है भैया, ठीक है। तो वही है कि इसमें जो है ना लाल फीताशाही को नौकरशाही के जो काफी कमी, इसमें कमी आई है। मतलब आपको जो है ना बहुत ज्यादा अधिकारियों से इसमें मिलना नहीं पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट बोल सकते हो जैसे एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था ना 1991 में, ताकि इंडिया जो है अपने व्यापार में काफी अच्छे से सफल हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जान इसको भी जो है थोड़ा सा ऐसे लिबरल कर दिया गया है ताकि बाकी लोग भी इसमें फायदा उठा सकें। इसमें जो है प्रमुख बिंदु ये है कि जोखिम के आधार पर जो वर्गीकरण कर दिया गया है कि कौन कौन से जो उद्योग है उसमें कितने कितने जोखिम है, वो सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। स्व प्रमाणीकरण और स्व अनुमोदन, ठीक है, प्रमाणीकरण करने में और अनुमोदन होने में भी उतनी कठिनाई अब नहीं होगी, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और आगे चलते हैं। स्वतः स्वीकृति होने की समय सीमा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पूछा भी जा सकता है, बड़े या उच्च जोखिम वाले प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट वैधानिक समय सीमा निर्धारित की जाती है। यदि विभाग 30 से 60 दिनों के भीतर आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृत नहीं करते हैं तो अनुमति स्वतः ही स्वीकृत मान ली जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब एक टाइम लिमिट डाल दिया गया कि या तो आप 30 से 60 दिन के भीतर में कहोगे कि ये जो व्यापार है इसकी जो वैधानिकता है हम स्वीकृत करते हैं, या तो आपको कहना पड़ेगा हम स्वीकृति नहीं देते हैं। अगर आपने दोनों ही नहीं किया 60 दिनों तक, अगर आपने नहीं किया, आपने ना हाँ कहा ना आपने ना कहा, तो मान लिया जाएगा कि ये स्वीकृत हो चुका है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। मोस्टली ना जब बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो रिश्वत की मांग करते हैं, अगर आप उसे रिश्वत नहीं दो तो वो लोग आपका काम अटका देते हैं और आपका काम पता नहीं कब तक लटका रहेगा लटका रहेगा लटका रहेगा। इसी चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दिया गया कि 30 से 60 दिन के भीतर या तो तुम हाँ बोलो
या तो वैलिड रीजन दे करके तुम ना बोलो। अगर इन दोनों ही तथ्यों में तुम नहीं आते हो, मतलब स्वीकृति मान ली जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट को आपको याद रखना है कि 30 से 60 दिनों के भीतर अगर आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करते हैं तो अनुमति स्वीकृत मान ली जाएगी। लाइसेंस नवीनीकरण का उन्मूलन हो गया। ठीक है, मतलब बार बार लाइसेंस को जो है नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा आपको, बार बार उसका निरीक्षण हो सकता है, वो लोग खुद निरीक्षण करेंगे, उसी टाइम में जो लाइसेंस है रिन्यू हो जाएगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस वर्ड को आप पकड़ के रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। इससे पहले जो है ना, एक और छत्तीसगढ़ की एक मूवी थी जिसका नाम था भूलन द मेज। ठीक है, हो सकता है आप सब लोगों ने उस मूवी को देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखा जा करके देखो भैया, वही जो गाना चलता है नंदाजा ही कारे, वही वाला मूवी है। ठीक है, तो भूलन द मेज जो मूवी है उसको भी जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला गया था 67th नंबर का, और वो था छत्तीसगढ़ी बेस्ड बनी हुई छत्तीसगढ़ी में बनी हुई बेस्ट मूवी का जो इसको अवार्ड मिला गया था। इसको मिला है डॉक्यूमेंट्री, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, और इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, कौन सा नंबर है इसका, 72वां नंबर, 72 नवंबर का। ठीक है, माफ कीजिएगा, 72 नंबर का। और इसमें जो है एक समुदाय है जिसको हम लोग कहते हैं रामनामी समुदाय, हमारे छत्तीसगढ़ की एक विख्यात समुदाय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो है एक जनजाति है या किसी जनजाति वर्ग के उप जनजाति है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ये जो है अनुसूचित जाति है, ये जो है शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे निवासरत है, ये मोस्टली जो है सारंगढ़ वाले बेल्ट में, सारंगढ़ जिला, जांजगीर चांपा बिलासपुर वाले कुछ कुछ हिस्से में जो है ये लोग निवासरत रहते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि अपने पूरे शरीर में, मतलब अलग अलग वैसे तो रामनामी समाज के समुदाय होते हैं, जिसमें से एक होते हैं जो अपने पूरे शरीर में राम नाम का जो है जिसे हम लोग बोलते हैं गोदना, वो भी होता है, और इसके साथ साथ एक साफा पहनते हैं, वो भी राम नाम का। एक मुटुक लगाते हैं, वैसे इसमें तो जो है इन्होंने लगाया नहीं है, लेकिन एक लगाते हैं, उसमें मुटुक में भी जो है ना राम नाम लिखा होता है, और उसमें मोर मुटुक होता है। ठीक, तो वो भी आपको याद रखना है। और भी कुछ रामनामी समाज के लोग होते हैं जो केवल एक सर में राम लिखाते हैं, कुछ शरीर के किसी एक हिस्से में लिखाते हैं, ऐसे होते हैं। अब विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको जो है इन जितना भी ये लोग हैं, मतलब जहाँ पे भी ये लोग निवासरत हैं, उस वाले हिस्से को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सारंगढ़ वाले बेल्ट में ये लोग रहते हैं। ठीक है, और रामनवमी का जो है उस पुन्नी, जहां तक कि मुझे याद आ रहा है, उस समय जो है मेला भी लगता है। तो ऐसी चीजों को आप लोग रिलेट कर लेना। लेकिन फिलहाल करंट अफेयर इसका 72वें नंबर का एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है, किसमें, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग AIFF, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 17 में जो है महिला युवा लीग, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अंडर 17 वुमेन्स यूथ लीग के पहले एडिशन के आयोजन की घोषणा की गई है। इसका आयोजन जो है 18 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में जो है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको जिला ही आपको याद रखना है, नारायणपुर जिला के रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी में किया गया है। ठीक है, तो ये बस एक ऐसा फुटबॉल का एक चैंपियनशिप हुआ था अंडर 17 का, जिसमें जो महिलाएं हैं केवल वही भाग ले सकती हैं, वो उनका। और ये जो है आप देख सकते हैं, डेट है इसका 18 से लेकर के 29 जुलाई के बीच में हुआ था। इसमें अगर हम विजित अगर बात करेंगे तो वो है दिल्ली के HOPS, दिल्ली के होप्स फुटबॉल क्लब है। और वो जो है हराए थे उन लोगों ने किसको, नीता फुटबॉल क्लब एकेडमी को जो है हरा करके उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो बस याद रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी फोटो अच्छे से देख लीजिए, आपने बचपन में बहुत देखी होगी इसकी फोटो। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में कोनोरकॉर्पस प्रजाति के नए वृक्षारोपण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है क्या, इसे हम लोग बचपन में रतन जोत बोलते थे। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी लगाया होगा। मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल के पास में ही जो है ना रतन जोत लगाने के लिए हम लोगों को भेजा गया था। छोटे छोटे थे, हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे हम लोग, मस्त पूरे एक जगह पे रतन जोत हम लोगों ने लगाया था। आज भी वहां पे वो रतन जोत है। तो लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, इसको जो है यूज मतलब जाना था बायोडीजल के लिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है ऐसा प्रॉपर से यूज। ठीक है, तो इसको जो है ना अभी प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये एक ऐसा पौधा है जहां पे आप इसको लगाओगे वहां पे सिर्फ इसी की प्रजाति रहेगी, आसपास में और दूसरे पौधे को उगने नहीं देता है ये। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, जैव विविधता को जो है खत्म करने वाला पौधा आप इसे बोल सकते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कदम उठाया कि हम जो इस पौधे को बैन कर देंगे। जितना अभी तक लग गया है वो लगा रहेगा, उसको आप उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे जो है हम इसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बचपन में ना बड़ा मस्त से इसको लगाए थे, रतनजोत का पौधा था। हम लोग स्कूल जब जाते थे ना तो स्कूल में हमको टास्क दिया गया था, तो मैं तीसरी चौथी में रहा हूँ मैं, तब की बात है। लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया। इंग्लिश में इसका नाम क्या है भैया, कोर्नोकार्पस है। ठीक है, हिंदी में रतनजोत बोल देते हैं हम लोग इसको। चलो आगे चलते हैं।
छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल, जहां पे भी आपको एक शब्द दिखता है पहला, आप समझ जाया करो कि हाँ भैया ये आ सकता है। यही पहले पूछेगा अगर पूछना होगा तो करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग इसे प्रेस करके पढ़ सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स है। लेकिन आपको जो है मैं कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, पेपर कटिंग है तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। सबसे पहला जो है जिला, बेमेतरा जिला। दुर्ग संभाग के बेमेतरा जिले के पथर्रा ग्राम में जो है सबसे पहले ओपन जेल की स्थापना की जाएगी, अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। शुरुआती चरण में जो है 200 अच्छे आचरण वाले कैदियों को जो है शिफ्ट किया जाएगा, मतलब ऐसे कैदी जिनको लगभग लगभग जो है 12 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई होगी, जिनको आजीवन कारावास हुआ होगा, जिनको पहले फांसी की सजा थी लेकिन महामहिम राष्ट्रपति ने उनको माफ किया होगा और मतलब लघुकरण किया होगा, उनके सजा को फांसी से हटा करके जो है आजीवन कारावास ऐसा कुछ किया होगा, ऐसे कोई कैदी होंगे। वैसे ही 200 अच्छे आचरण वाले जो कैदी हों जिन्हें जीवन में ऐसे मारपीट नहीं किया होगा जेल के अंदर में, या फिर और किसी प्रकार के जो है जेल के अंदर में असामाजिक तत्वता का प्रावधान नहीं किया होगा, उन सबको जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनको जो है एक समय अवधि दी जाएगी कि इस समय से लेकर के तुम इस समय तक जो है इस जेल के बाहर जा सकते हो, अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सकते हो। आर्थिक गतिविधियां मतलब कुछ काम कर सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो, फिर उसके बाद आपको इसी समय के दौरान आपको वापस आ जाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर से। सबसे पहले जो है उनको स्वतंत्रता के बीच काम कर रहे हैं स्वरोजगार सीखने, समाज की मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक लौटने का अवसर मिलेगा। ये सारी चीजें तो है ही हैं, आप समझ ही जाओगे बाकी चीजों को। हाँ, और कुछ एक इम्पोर्टेंट है, अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले था छत्तीसगढ़ में ही था, लेकिन उस समय जो है ना छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था। उस समय जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। उस समय जो है इससे पहले मसगांव, बस्तर का एक हिस्सा है मसगांव, वहां पे खुली जेल संचालित होती थी, लेकिन अभी वो नहीं हो रही है, बहुत सालों से वो बंद है, ठीक है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में तो था, लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ये पहला जेल होगा खुला जेल, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। राज्य गठन के बाद नक्सली गतिविधियों सुरक्षा के कारण से बंद करना पड़ा था, देखो। खुले ओपन जेल की अवधारणा जो है सुधारात्मक न्याय के तहत ब्रिटेन से सबसे पहले शुरू की गई है। हाँ, ब्रिटेन से तो की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साल 2025 की वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर जिले के बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय इसका घोषणा करती है, 2025 का ये सूचकांक है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर के बोधघाट थाना, जो थाने का नाम है बोधघाट थाना, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। वन लीनियर फैक्ट है, आपको बस याद रख लेने हैं आपको। हाँ, ये है भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या है, अंतर्देशीय। अंतर्देशीय मतलब एक देश के भूभाग के भीतर, अंतर्देशीय, ठीक है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो देश में जो है 6वां स्थान है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों? हमारे पास टोटल जो है ना 28 8 राज्य हैं, 28 हमारे पूर्ण राज्य हैं, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसमें से हम अगर छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो ये एक लैंड लॉक्ड है, भू आविष्टित जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास खुद की समुद्री सीमा भी नहीं है। हमारे पास नदियां तो हैं, लेकिन कुछ नदियों में हम मछली जो है प्रॉपर से पकड़ नहीं सकते हैं, ये दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो रैंक है ना, वो 6वां आया है, किसमें? मत्स्य उत्पाद में। 6वां रैंक हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। पहले नंबर में आपको आंध्रा मिलेगा, दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, फिर छत्तीसगढ़, ऐसा। लेकिन उनके पास समुद्री सीमा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद बहुत बड़ा समुद्री सीमा है, पश्चिम बंगाल के पास भी है, गुजरात के पास भी है, केरल के पास भी है, तमिलनाडु के पास भी है। लेकिन वही अगर आप छत्तीसगढ़ को देखोगे तो छत्तीसगढ़ में जो है ऐसा कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो इसके इस वजह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि मत्स्य उत्पादन में हमारा रैंक 6वां है। और मत्स्य के जो बीज होते हैं, ठीक है, पौधा तो नहीं है कि जमीन में डालोगे उगेगा। मत्स्य बीज मतलब छोटे छोटे मछली होते हैं, ठीक है, उसको तालाब में डालोगे वही तो बड़े होंगे बाद में। उसमें हमारा जो रैंक है वो 5वां है। कहाँ गया जी वो वाला? वो शायद छूट गया है वो। चलो आप लोग याद रख लेना। मत्स्य मत्स्य उत्पादन में हमारा जो रैंक है वो है 6वां। और मत्स्य के बीज यानी कि छोटे मछली, मछली के बच्चे, उसमें है हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बीज, उसमें हमारा रैंक 5th है, ठीक है। सबसे पहले बीज बना, उसके बाद मछली बन गई, ऐसे याद रखना, 5 और 6 कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। तो दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है भैया, हमारे पास है ही नहीं समुद्री सीमा। जो भी हम लोग पकड़ रहे हैं यही रोहा, कतला है, बाकी सारी मछली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास एकदम पॉम्पलेट फिश आ जाएगी, तो समुद्र में मिलती है, ठीक है। इसको याद रखना। फिर अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ की एक रत्न है, छत्तीसगढ़ की एक विभूति है, जिनका नाम है डॉक्टर तीजन बाई, ठीक है। वर्तमान में हम सबको पता है कि ये जो कलाकार हैं इनका जो है निधन हमारे बीच से आज ये नहीं है। इनका निधन जो है 5 जुलाई के आसपास कुछ हुआ है 2026 में, जो हमारे लिए काफी शोकाग्रस्त था, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं
एकमात्र छत्तीसगढ़ की व्यक्ति, एकमात्र छत्तीसगढ़ की महिला, एकमात्र छत्तीसगढ़ की जनजाति और एकमात्र छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिला जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों रत्न से जो है ये सम्मानित है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर मैंने आपको जो है वो सम्मान बताए जो सर्वोच्च के ऊपर चले जाते हैं, पद्म पुरस्कार जिसे हम लोग कहते हैं। तो एकमात्र ये महिला है जिनको ये तीनों सम्मान जो है मिला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका नाम देखते हैं, डॉक्टर तीजन बाई। डॉक्टर की उपाधि इनको क्यों मिली? क्योंकि इनको जो डिलीट की उपाधि इनको मिली थी। डिलीट मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी करते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, उसमें योगदान करते हैं, तो उनको जो है उसमें पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं तो डॉक्टर कहलाते हैं। उसी तरीके से इन्होंने जो है पंडवानी क्षेत्र में जो है विशेष मतलब सहयोग किया था। आपको हम सबको पता है कि इन्होंने जो है पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में जो है ख्याति प्राप्त कराई थी। इस वजह से जो है इनको डिलीट की उपाधि इनको मिली है और उनका नाम जो है डॉक्टर तीजन बाई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इनका परिचय हम लोग देखते हैं, आगे पेज में होगा परिचय, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन अगर हम बात करेंगे तो 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। निधन अगर हम देखेंगे तो 5 जुलाई 2026 जो पिछले महीने के हुई है। माता पिता का अगर हम नाम देखेंगे तो इनका पिता का नाम है हुनुक लाल, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हुनुक लाल पारधी इनका नाम है। ये जो है पारधी जनजाति से थी। और उनके साथ ही साथ इनके माता का नाम है सुखवती पारधी। ये उसके बाद अगर हम देखेंगे इनके गुरु, प्राथमिक गुरु वो है ब्रजलाल पारधी जी, ये इनके नाना थे। ठीक है, अब हम जो है पढ़ते हैं जब इनके गुरु के रूप में तो पुनाराम निषाद जी को पढ़ते हैं। और पुनाराम निषाद जी के गुरु कौन है? पंडवानी के भीष्म पितामह जिसे हम लोग कहते हैं, उनका नाम है क्या? झाड़ूराम देवांगन जी। तो अगर ऑप्शन के ऊपर आपको डिपेंड करना होता है, ठीक है, पंडवानी के भीष्म पितामह अगर ऑप्शन में पुनाराम निषाद है तो आपको वो भी लेना पड़ता है। अगर वहां पे ऑप्शन में झाड़ूराम देवांगन है तो वो भी आपको लेना पड़ता है। उसी तरीके से आपको याद रखना है इस चीज को कि तीजन बाई के प्राथमिक गुरु उनके नाना जी ही थे। अपने नाना जी से जो है इन्होंने शिक्षा ली थी। अब शिक्षा तो नहीं बोल सकते उनसे, हो सकता है जैसे हम लोग जब छोटे थे तो अपने नाना जी के साथ बैठते थे, बैठ करके हम लोग कुछ कुछ बातें करते थे, वो कुछ कुछ कहानियां हमको सिखाते थे और भी कुछ कुछ करना सिखाते थे। मेरे नाना जी तो अपने घर में बीड़ी बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बीड़ी बनाना भी सिखाया था। ठीक है, मैं सीख भी गया था, लेकिन अच्छा है कि मैंने उसका इस्तेमाल नहीं सीखा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो वैसे ही जो है तीजन बाई जो उनके नाना जी थे, उन्होंने उनको जो है संगीत के तौर पे जो है पंड्यवानी शायद हो सकता है उनको सुनाया होगा। तो प्रारंभिक गुरु जो है उनके नाना थे। उसके बाद जो उनके गुरु थे वो पुनाराम निषाद जी थे। ठीक है, उन्होंने जो उनको प्रॉपर पंडवानी गायन तरीके और मैं आपको बता दूं तो ये जो है ना कपोलिक शैली की दो शैली होती है पंडवानी में। एक होता है वेदमती और एक होता है कपोलिक। वेदमती बैठे साज की है और कपोलिक में जो है खड़े होकर करके अभिनय कर करके जो है हमको प्रस्तुत करना होता है। तो उसी की जो है उसी शैली की ये एक गायिका है जो आज हमारे बीच में नहीं है। प्राथमिक प्रस्तुति मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो है पड़ोसी गांव चंद्रखुरी में जो है अपना पहला मंच प्रदर्शन किया था। डॉक्टर तीजन बाई के बारे में, तीजन बाई जो है कपालिक शैली की पंडवानी कलाकार थी। डॉक्टर तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एकमात्र लोक कलाकार हैं जिन्हें तीनों पुरस्कार जो इनको प्राप्त है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पद्मश्री इनको 1988 में प्राप्त है, पद्म भूषण इनको 2003 में और पद्म विभूषण इनको 2019 में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों डेट आपको याद रख लेना है क्योंकि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और एक बार क्वेश्चन में आ भी चुका है। इन्होंने जो है 2023 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी का जो है फेलोशिप इनको जो है अकादमी रत्न भी इनको दिया गया था। ऐसे बहुत सारे इनके पास जो है अलंकार होंगे, बहुत सारे इनके पास सम्मान होंगे। ऐसे तो हम बहुत सारे याद नहीं कर पाएंगे, आपको जो है मुख्य मुख्य है वही आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे सरकार ने जो है इनके जाने के बाद इनके सम्मान में कुछ कुछ चीजें हैं जो उन्होंने घोषणा की है वो हम देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर तीजन बाई के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है लिए गए कुछ कुछ निर्णय है। सबसे पहला जो हमारा राज्योत्सव होता है, तो राज्योत्सव में जो है हम अपने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे विभूतियों को विशिष्ट क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए, योगदान करने के लिए जो है हम उसे अलंकृत करते हैं, हम उसे पुरस्कार कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग नाम है, जैसे आपने सुना होगा बिलासाबाई केविटिन है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम लोग देते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार है, हम कृषि के क्षेत्र में देते हैं। कबीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार है जो कि हम तीरंदाज अंदाजी के क्षेत्र में देते हैं। शहीद राजीव पांडे है खेल के क्षेत्र में। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो हम जो है देते रहते हैं, जैसे गुंडाधुर पुरस्कार है। वैसे ही अब एक नया अलंकरण पुरस्कार का नाम होगा, उसका नाम इन्हीं के नाम पे होगा, जो डॉक्टर तीजन बाई है इन्हीं के नाम में होगा। और वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा आप वैसे ही गैस कर सकते हैं। ये खुद जो है एक प्रतिष्ठित है पंडवानी के लिए, तो वो जो क्षेत्र होगा वो भी पंडवानी ही होगा। ठीक है, तो वो जो है पंडवानी के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा, मतलब जिस भी विभूति को दिया जाएगा वो पंडवानी के क्षेत्र में ही उनको दिया जाएगा। राज्योत्सव में डॉक्टर तीजन बाई लोक कला अलंकरण की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, डॉक्टर तीजन बाई के नाम पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गनियारी का नाम किया जाएगा। ठीक है, और उस गांव को जो है ना कलाग्राम के रूप में जो है बनाया जाएगा, ये भी जो है उद्घोषणा है उनकी। और इसके साथ ही साथ जो उस गांव का जो स्कूल है, उस स्कूल में जो है तीजन बाई का जो है नाम वहां पे यूज किया जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है भी, हमारे देश की एक बहुत प्रतिष्ठित एक कलाकार है, विभूति है हमारे लिए, और इन फ्यूचर इनको भारत रत्न का भी जो है सम्मानित इनको किया जाएगा। चलिए आप इसे जो है नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
तीसरा, डॉक्टर तीजन बाई के तंबूरे का रायपुर संग्रहण में सम्मानपूर्वक संरक्षण किया जाएगा। ये थोड़ा-सा विवादित है। सरकार ने ये घोषणा किया था कि उनका जो वाद्य यंत्र है तंबूरा, जो एक तंतु वाद्य यंत्र है, सरकार द्वारा कहना ये था कि हम उसे जो है रायपुर का जो संग्रहालय है वहाँ पे हम इसे संग्रहित करके रखेंगे। लेकिन वहाँ पे जो उनके परिवार वाले हैं, उनके परिवार वाले काफ़ी सम्मानपूर्वक जो है सरकार को उन्होंने कहा था, कि ये जो तंबूरा है, आप इसे संग्रहालय में आप इसे रखना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये तो हमारी पारिवारिक धरोहर है। और सही बात है, वो उनके परिवार के लोग हैं, उनके लिए तो वो जो है एक पारिवारिक धरोहर है। तो उन्होंने इसे देने से इनकार किया था कि हम इसे जो है नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पारिवारिक धरोहर है, हम इसे जो है अपने देवता तुल्य हम इसे रखना चाहते हैं। ऊपर से हमारे बीच में जो बच्चे हैं, इन फ्यूचर अगर वो भी इसी कला में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो वो इसी तंबूरा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सरकार भी अपनी जगह सही है। वो कह रही है क्योंकि एक धरोहर है, तो इसे हम जो है एक अच्छी जगह हम इसे रखें धरोहर के रूप में। और उनके परिवार का कहना भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये उनका पारिवारिक धरोहर है, ठीक है? ऐसा तो हम बोल नहीं सकते भैया कि राज्य का, सरकार का उसमें हक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। सबसे पहले जो अधिकार होगा वो उनके परिवार का ही होगा, उनके परिवार वालों का कहना बिल्कुल सही था, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मध्यम मार्ग होगी वो उनके परिवार वाले और सरकार वाले मिल करके निकालेंगे। लेकिन हमें बस यही याद रखना है कि सरकार ने जो है ये घोषणा किया था, बदला भी जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। अब आते हैं 19 मार्च 2026 को, ठीक है? अब आप उन्हें सोचेंगे कि सर जुलाई का है, आप मार्च का कैसे बता रहे हो? अरे आगे देखो पता चलेगा। 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित किया गया है, ठीक है? और विधानसभा से पारित होने के पश्चात जो है राज्यपाल जी जब उसमें अपनी स्वीकृति देते हैं, तब जाकर के वो अधिनियम के रूप में सूचित हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जुलाई महीने में राज्यपाल ने इसमें स्वीकृति दे दी थी। इस वजह से जो है ये रिफ्लेक्ट होकर के आया हमारे बीच में। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य में एक धर्म और दूसरे धर्म में धर्मांतरण के दौरान बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी के माध्यम से किए गए धार्मिक धर्मांतरण पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाना है। मतलब इस स्वतंत्रता विधेयक में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है, वो किसी भी धर्म से संबंधित है और ये किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देता है, उसे धोखाधड़ी करता है, उसे झूठ बोलता है, फरेब से उसका अगर उसने जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो उसके लिए जो है कुछ सजा का प्रावधान होगा, जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, आपको जो है इतना ज्यादा इसमें डीप में नहीं पढ़ना है, आपको लॉयर्स की तरह, मतलब लॉयर्स पढ़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ, ऐसा एक विधेयक है जिसमें अगर कोई इसी तरीके से जो है अ, धर्म का जो है प्रावधान मतलब धर्म बदलना चाहता है, उसमें प्रलोभन देना चाहता है या धोखाधड़ी करता है, तो उसको जो है उसकी सजा मिलेगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ धर्म संहिता अधिनियम 2026 की अधिसूचना का प्रचार राजपत्र में 10 जुलाई 2026 को जो है किया गया था। माफ करना, मैंने राज्यपाल जी का वो कह दिया था, अधिसूचना है जो जुलाई में पारित हुई थी, ठीक है। अधिसूचना 10 जुलाई 2026 को किया गया था, इस वजह से जो है ये जुलाई में रिफ्लेक्टेड है। तो आगे चलते हैं भैया। प्रलोभन, प्रलोभन की जो है इन्होंने श्रेणी बना रखी है कि किस किस क्षेत्र को जो है हम प्रलोभन की श्रेणी में रखेंगे, कौन कौन सा क्षेत्र होगा प्रलोभन में। तो सिंपल सी बात है भैया, धन का लालच दे दिया, उपहार का दे दिया, नौकरी दे दी, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह का वादा, बेहतर जीवन शैली, और ऐसे ही अगर कोई लालच अगर दिया जाता है तो वो सभी प्रलोभन में आएगा। प्रपीड़न या बल जिसे हम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव, अगर किसी के ऊपर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव लगाते हैं, ठीक है, जैसे किसी के ऊपर जो है ना किसी प्रकार का, जैसे हम लोग बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल बोल देते हैं, वैसा ही कुछ। भाई, या बल का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को डरा धमका करके नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा किसी को अगर आप लोग विवश करते हैं, या कपट पूर्वक तरीका, कपट पूर्वक तरीका मतलब क्या होता है कि महिमा मंडल अपना दिखा देना कि मैंने अपने हाथ से सिक्के निकाल दिए और मैंने अपने हाथ से एक फूल को बना दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे होता है ना आजकल के, बहुत सारे लोग करते हैं वैसा ही। दूसरा है क्या, असत्य भ्रामक कथन, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कहना। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप इस धर्म में नहीं आओगे तो आपकी जीवन ऐसे हो जाएगी, आप अगला जन्म कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये भी नहीं कर सकते हो। और डिजिटल माध्यमों से भी प्रेरित करना नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की मतलब खुद अगर वो चाहता है कि मैं ऐसा करूं तो वो कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दबाव में उसे नहीं करना चाहिए, और आप मतलब कोई भी व्यक्ति उसे करा नहीं सकता है, ऐसा कहना है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी सजा देखते हैं। सबसे पहला, सामान्य अवैध धर्मांतरण, दबाव, लालच या डिजिटल माध्यम से अगर है तो 7 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, या तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है विशेष श्रेणी, महिला, नाबालिग, SC ST, दिव्यांग, विकृत, अगर इनसे कराए तो 10 से 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना, या तो दोनों साथ में। तीसरा है सामूहिक धर्मांतरण, मास, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्शन, इसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक हो सकता है और 25 लाख, या तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। फिर है विदेशी फंडिंग, इसमें 10 से 20 वर्ष की सजा, 20 लाख, या दोनों एक साथ में। फिर लास्ट है मानव तस्करी और भय बल द्वारा अगर धर्मांतरण करते हैं तो 10 से लेकर के 20 वर्ष होगा, 30 लाख तक का, या तो दोनों मिल करके जो है सजा हो सकता है, सजा का प्रावधान हो सकता है भैया। चलो आगे चलते हैं।
छत्तीसगढ़ के एक स्पोर्ट्समैन है जिनका नाम है तोमन कुमार, ठीक है। विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 आयोजन किया था चेक गणराज्य ने, और इसका आयोजन तिथि था 6 जून से लेकर के 5 जुलाई 2026 तक का। इस प्रतियोगिता में भारत की 32 सदस्यीय पैरा तीरंदाजी टीम ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के तीरंदाज से, उनका नाम था तोमन कुमार है वैसे इनका नाम, ने अपने साथी श्याम सुंदर स्वामी के साथ मिल करके कांस्य पदक हासिल किया था, ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं तोमन कुमार जी हैं, और ये व्यक्ति उनके साथी हैं। इन दोनों ने जो है कांस्य पदक इन्होंने जो है वहां पे हासिल किया था भाई, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। मोस्टली आप जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनको आप लोग प्रॉपर से उनका नाम याद रखना, उनका जो स्पोर्ट्स है, जैसे ये जो है तीरंदाज है, इनका नाम भी वैसे सूट करते हैं, तोमन कुमार तीरंदाज, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। जैसे अनिमेश कुजूर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, वो रनिंग करते हैं, ऐसे याद रखना। एक है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ज्ञानेश्वरी यादव जी हैं, ठीक है। वो भरतोलन से हैं, वो राजनांदगांव जिले से हैं। जिला भी याद रखना भैया, वो भी जरूरी होता है, क्योंकि क्या पता कब पूछते हैं। जैसे कि ये तोमन कुमार जी बीजापुर जिले से हैं। एक और है किरण पिस्ता जी, वो फुटबॉल प्लेयर है, वो बालोद जिले से हैं। तो जिले आपको याद रखने हैं, जिले भी और उनका स्पोर्ट्स भी आपको प्रॉपर से आपको याद रखना है, और मेडल्स भी। उसके बाद आते हैं हम लोग पीडीआई रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, पीजीआई रिपोर्ट 2.0, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, पीजीआई 2.0 2025-26। जारी करता कौन है ये देखो, पहले कौन है जारी करता, शिक्षा मंत्रालय, जो भी वर्तमान में बहुत खतरनाक चर्चित था। तो पता ही होगा जंतर मंतर प्रोटेस्ट क्या था, ठीक है। तो ये जो है ना बिल्कुल वही चर्चित था, ऐसे याद रखना भी। कौन है कमेंट करना, मंत्री हमारे शिक्षा मंत्रालय के, और भूतपूर्व कौन थे वो भी कमेंट करना। निष्कर्ष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य तक कोई भी राज्य नहीं पहुंच पाया है। बड़ा खतरनाक निष्कर्ष है भैया, कि इन लोगों ने जो है कुछ सेट किया था, उसमें अभी तक हमारा कोई भी राज्य नहीं पहुंच पाया, जो कि या तो वो ऐसा कुछ लक्ष्य होगा जो कि पहुंच नहीं मतलब पहुंचा जाना बड़ा मुश्किल होगा, या फिर ऐसा कोई लक्ष्य होगा जिसमें कोई लोग जो है पहुंचना ही नहीं चाहते होंगे, ठीक है। एक बार मैं कहता हूँ सारे सरकार को, जितने भी विधायक गण हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक बार आओ यार स्कूल में, सरकारी स्कूलों में आओ, उसको चेक करो, एक बार उसका निरीक्षण करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ उसकी हालत इतनी खराब थी, हम उसके बाथरूम तक को ठीक से यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। और उसका कोई निरीक्षण, मैं लगभग लगभग 4 साल तक रहा हूँ अपने स्कूल में। 4 साल में शायद एक आध बार मैंने विधायक को देखा होगा, वो भी तब देखा होगा जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता था, बाकी टाइम तो कोई आते ही नहीं थे। तो ये हमारे देश के राजनेताओं की भी बड़ी दिक्कत होती है, कि उनको जो है अपनी जिम्मेदारी होती नहीं है समझनी। वो बस इधर उधर घूम करके अपना टाइम आराम से निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। भट्ठियों में चले जाते हैं, फीता काटने चले जाते हैं, अरे भैया जहाँ जरूरत है उधर तो जाओ। इसमें और आगे पढ़ते हैं हम लोग। चंडीगढ़ देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन करके उभरा है, ठीक है। वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ ही साथ दो राज्यों की राजधानी भी है, एक पंजाब दूसरा हरियाणा। वो जो है शीर्ष में प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को परफॉर्मेंस के आधार पर आकांक्षी एक श्रेणी में रखा गया है। रायगढ़ जिला राज्य में पहले स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, रायगढ़ जिला जो है पहले स्थान पर है। डिजिटल लर्निंग में रायपुर जिला पहले स्थान पर है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, अगर आपको जो है पूछे कि पहले स्थान पर कौन है, तो रायगढ़ जिला। डिजिटल लर्निंग की अगर बात की जाए तो वो है हमारा कौन सा, रायपुर जिला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये एक जैव विविधता का एक क्षेत्र होता है, जिसमें मोस्टली जो है ना कुछ ऐसे जानवर जीव या क्रीचर्स हमको अगर अचानक से मिल जाते हैं, तो ये व्यापम हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है इस वजह से। हाल ही में मचकोट बस्तर में जंगल में दुर्लभ लॉर्ज टेल्ड नाइटजार पक्षी देखा गया है। यह पक्षी की खासियत ये होती है कि रात में सक्रिय रहता है, रात में शिकार करता है, और दिन भर वातावरण में आराम करता है, दिन के मतलब मौसम में। यह भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये बिल्कुल उल्लू की तरह ही है, मतलब दिखता तो नहीं उल्लू की तरह, लेकिन इसके पंख देखो उल्लू की तरह ही है। और ये जो है रात को ही शिकार करता है, पूरा दिन भर आराम करता है, मस्त एकदम मस्त वाली जिंदगी है। रात को मस्त घूम रहा है, दिन भर आराम से सोया है, ठीक है। और इनके फर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल उल्लू की तरह है। उल्लू जैसे उल्लू होता है ना, इसी कलर का ही होता है सेम। और दिन में अगर ये कहीं सूखे पत्तों में अगर छुप भी जाता है तो कोई इसे फाइंड नहीं कर पाएगा। जानवर तो जो दूर की बात है, इंसान भी इसे अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, अभी हमारे जो है कुछ निगम में कुछ विभिन्न प्रकार की कुछ नियुक्तियां हुई हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ विभाग होते हैं, उसमें जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लिनियर क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं भैया, जैसे पुरानी वाली हमको याद थी, नई वाली अभी याद कर लेते हैं। याद करना भी एकदम आसान काम है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वैसे करना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड, इससे पहले जो इनकी अध्यक्ष थी वो थी कौन, मोना सेन थी, ठीक है। मोना सेन तो सबको पता होगा, हम जब छोटे थे तो हम सबकी क्रश हुआ करती थी, वही मोना सेन थी पहले, ठीक है। बहुत अच्छा जो गाना गाती है, बहुत अच्छा जो कलाकार है वो। तो ये जो है के शिल्पी के जो भी वर्तमान के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है गौरी शंकर श्रीवास। एक उसके सदस्य भी बने, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैंने पेपर कटिंग के लिया है तो सारे नाम आ गए इसमें। तो आपको बस अध्यक्ष आपको जो है याद रखना है इसके। अध्यक्ष है कौन, गौरी शंकर श्रीवास। याद करने का तरीका क्या है,
केश शिल्पी, केश, जटे, शंकर भगवान के हमने मोस्टली जो हमने तस्वीर देखी होंगी उसमें हमने उसका बड़ा सा जटा भी देखा होगा। उस जटे से जो है ऐसे नदी निकल रही है, उसमें चंद्रमा है, ऐसा सब हमने देखा होगा। तो वैसे याद रख लेना कि शंकर जी हैं और शेर केश है तो उनका हमने केश देखा, जटा देखा, ऐसा देखा। अब ये याद रख लेना, याद रह जाएगा। केश शिल्पी में कौन है? गौरी शंकर श्रीवास है। फिर राज्य महिला आयोग, ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। देखो, इससे पहले जो हमारी थी वो किरणमयी नामक एक महिला थी, वो जो है इसकी अध्यक्ष थी। उनकी जब नियुक्ति की गई थी तो उस समय जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और जब माफ करना, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और जैसे वो कार्यकाल में मतलब अपने कार्यकाल के मध्य में जब थी, तो उस समय जो सरकार है वो बदल गई। यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। पहले भूपेश बघेल थे, अभी वर्तमान में कौन है? विष्णु देव साय हैं, ठीक है। तो उसी बीच में उनसे कहा गया कि आप इसमें इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, क्योंकि मुझे तो जो है एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्ति किया गया है। आप लोग मुझसे बीच में इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? तो कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि ये तो परंपरा है। मतलब परंपरा जो है संविधान में कहीं पर लिखी नहीं है। परंपरा बस हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी वर्तमान में हमारी छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास की मंत्रालय किनके पास है? वो है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी के पास है। वो एक महिला है। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो केवल एक महिला ही संभाल सकती है। कोई एक पुरुष भी उसे संभाल सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक परंपरा बना ली है कि वो एक महिला ही होनी चाहिए, ऐसा। और ये कहीं पर लिखा नहीं है, ठीक है। अभी लक्ष्मी राजवाड़े जी के पास है, वो चाहते हैं तो किसी पुरुष को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक परंपरा है कि हम उसे एक महिला को ही देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ना, इसकी भी एक परंपरा इन लोगों ने बना ली थी कि हमारी जब सरकार है तब हम लोग अपने हिसाब से नियुक्त करेंगे। दूसरी सरकार सोचती थी कि हम जब आएंगे तो हम उसे हटा देंगे। तो ये कहाँ चली गई? वो जो किरणमयी जी थे, वो डायरेक्ट चली गई हाई कोर्ट। अब ऐसा जब होता है मतलब वहां पे एक परिवर्तन होता है भैया, ठीक है। तो वैसे ही जब वहां पे गई तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, इनको जो है इस निश्चित तिथि तक के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है और तब तक रहेंगे। हाँ, अगर उसी बीच में अगर जो है इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जिनके चलते इनको बर्खास्त करना पड़े तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे बीच में आप इससे जो इस्तीफा नहीं मांग सकते हो। इसीलिए वो अपने पूरे कार्यकाल तक बनी रही थी। उसके बाद जाकर क्यों बदला, मतलब इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती ममता साहू। कैसे याद रखोगे? महिला आयोग, ममता, महिलाओं के पास ममता होती है बहुत, ठीक है। तो ऐसा याद रखना। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? रामलाल चौहान जी बने हैं। फिर उसके बाद है सौरभ, ये तो बाकी उसके सदस्यगण हैं। फिर है छत्तीसगढ़ में मछुआ कल्याण बोर्ड, ठीक है। इससे पहले मछुआ कल्याण बोर्ड है। अभी है आनंद निषाद। कैसे याद रखोगे? मछली, अगर मछली पकड़ना आप अच्छे से सीख चुके हैं तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा कि उसमें प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। और मछली खाने में भी बहुत आनंद आता है, ठीक है। आप में से जो जो भी खाते होंगे आपको पता होगा कि उसमें भी बहुत आनंद है। तो ऐसे याद रखना कि मछुआ कल्याण बोर्ड आनंद निषाद जी हैं, ठीक है। सरनेम तो आप भूलोगे ही नहीं, निषाद, क्योंकि निषाद राज होते हैं। मछली जो है ये मछली पालन ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल हैं कौन? राजेश कुमार राजपूत जी हैं। फिर है शाकंभरी, माफ करना यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, शोकंभरी हो गया, ये शाकंभरी है। शाकंभरी के अध्यक्ष है राजेंद्र नायक जी हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखनी है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि एक है छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा आयोग, अध्यक्ष है सुधीर गौतम। तो अच्छे से शिक्षित हो जाओगे, आपको धीरज रखना होगा शिक्षा के लिए, ऐसे आपको याद रख लेना है आपको। और शिक्षा में हमको क्या पढ़ाया जाता है? गौतम बुद्ध जी के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको तो पता ही है, गौतम बुद्ध जी के बारे में क्वेश्चन पूछना तो स्वाभाविक होता है सीजीपीएससी इन सबका। तो ऐसे याद रख लेना। फिर बाकी सारे सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, ये तो है विकसित भारत वीबी जी राम जी योजना, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड, एक मिनट में। चलिए माफ कीजिएगा। हाँ, कहाँ थे हम लोग? विकसित भारत वीबी जी राम जी योजना, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट, इसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। ये जी फॉर होता है ग्रामीण। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, जी से होता है ग्रामीण, ठीक है। इससे पहले मनरेगा था, उसी की जगह इसने स्थापित किया था। लागू होने की तिथि अगर हम कहेंगे तो ये है 1 जुलाई 2026 को। वीबी जी राम जी एक्ट को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी 21 दिसंबर 2025 को मिल गई थी, लेकिन ये पूरे संपूर्ण देश में 1 जुलाई 2026 से जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। इसे मनरेगा के स्थान पर लागू किया गया है। इसमें 100 दिनों के बदले 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी थी। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत मतलब वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिक्कत ये है कि इससे पहले जो मनरेगा था ना उसमें 100 प्लस 150 था। बाकी राज्यों का नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो था ही था। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रावधान किया था कि 100 दिन तो होगा, इसका जो पैसा होगा वो कौन देगी? केंद्र सरकार देगी।
लेकिन बाकी जो 50 दिन है इसका पैसा कौन देगी? राज्य सरकार देगी। ऐसा हम लोगों के पास प्रावधान था। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, मैं खुद 150 दिन तक इसमें मैंने काम किया था। ठीक है, मैं आपको अपना जॉब कार्ड भी दिखा सकता हूँ। तो टोटल 150 दिन हमको मिल जाते थे अगर हम देखें तो, और अभी हमको मिलेगा कितना? 125 दिन। तो हम मैं बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ वालों का 25 दिन का नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो पहले जो है 150 दिन था, अभी 125। हाँ, बस प्रावधान कुछ अलग, और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो अलग हो चुके हैं, जो मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें मनरेगा के स्थान लागू किया गया है, ठीक है। इसमें 100 दिनों के बदले 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी, ये भी ठीक है। फसल बुआई के समय इस योजना में 60 दिनों के लिए जो है निलंबित कर दिया जाएगा। क्यों? फसल बुआई में सबसे ज्यादा कमी पड़ती है बनिहार लोगों की। अब वही नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसा होगा? सब लोग तो विजी राम जी में चले जाएंगे ना। तो इस वजह से जो है उस समय 60 दिनों के लिए निलंबित होगा, क्योंकि उस समय खेतों में भी जो है लोग आवश्यकता पड़ती है लोगों के। ठीक है, फसल बुआई हो गया। योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का 40% अब राज्य वहन करेगा और 60% गवर्नमेंट। मतलब अनुपात देख लो, 60 और 40 का अनुपात होगा इनका। अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति दिवस मजदूरी है, औसत दैनिक मजदूरी दर है, ये औसत है। हमेशा जो दैनिक मजदूरी होता है ना, औसत से या तो ऊपर रहता है या तो नीचे रहता है। तो औसत है कितना? 327.40 रुपए। याद रखना, ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि एकदम फिक्स है। तो 327.40, मतलब 40। सिक्किम के 3 ग्राम पंचायत है, जो एक का नाम है ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन। इसमें सर्वाधिक है, इसमें लगभग 450 रुपए मजदूरी दर है, बहुत है। लेकिन जगह भी देखिए, वो दुर्गम पहाड़ी इलाका है, वहां पे काम करना बड़ा मुश्किल है, वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से वहां के 450 रख सकते हैं। लेकिन बाकी न्यूनतम अगर हम दैनिक देखेंगे तो 300 रुपये निर्धारित की गई है पूरे देश में। और पूरे देश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी जो है मजदूरी दर 300 रुपए की है। लेकिन ये किसके लिए है? अकुशल श्रमिक के लिए है। उसके साथ ही साथ उसमें कुछ कुशल श्रमिक होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, 5-6 होते हैं, जो और कुछ नहीं होते, मेट होते हैं, जो उनका जो है हाजिरी डालते हैं, फिर और कुछ कुछ करते हैं, उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है इनसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो छत्तीसगढ़ की विधानसभा उत्कृष्ट अलंकृत 2026 में उत्कृष्ट विधायक के रूप में जो है दो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है धर्मलाल कौशिक जी हैं, और एक है श्री राघवेंद्र सिंह। इनको जो है सम्मानित किया गया है। इससे पहले जो है भावना बोहरा और लखनलाल जी को जो है सम्मानित किया गया था। अभी वर्तमान में दो लोग हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखना है, कौन? धर्मलाल कौशिक जी, और उसके साथ ही साथ आपको इनका विधानसभा क्षेत्र यानी कि बिल्हा बिलासपुर। दूसरे हैं कौन? राघवेंद्र सिंह जी। इनका विधानसभा क्षेत्र है अकलतरा। ठीक है, भूतपूर्व आईएएस रह चुके हैं ये। संत रविदास के नाम पर अलंकरण पुरस्कार संत रविदास की जयंती पर होगा अवकाश, सीएम ने की घोषणा। ठीक है, एक हमारे छत्तीसगढ़ के एक संत हुए थे संत रविदास जी, उनके नाम पर जो है एक अलंकरण पुरस्कार जो है अब दिया जाएगा। इसमें कुछ कुछ आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बहुत लंबा अधिनियम है। उनके उनके कुछ कहने पर और बाकी सारी चीजें इसमें जो है समाहित की गई हैं, तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे लिखा है कि उस दिन जो है ड्राई डे रहेगा। ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट की ना एक स्कीम बहुत खतरनाक है। देखो, वो चाहते हैं हमारी सरकार, तो वो क्या कर सकती है कि एक अधिनियम पारित कर दे और पूरे 5 साल के लिए होली, दीपावली और बाकी सब में जो है शराबबंदी कर दे। लेकिन सरकार जानबूझ के ना होली से 4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, दिवाली से 4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले इस बात को जो है जारी करता है कि इस दिन जो है शराब बंद रहेगा। उनको भी पता है कि अगर हम डायरेक्ट बंद कर देंगे तो लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक हफ्ते पहले अगर हम लोग बंद करते हैं तो लोग अपना स्टॉक लेकर के रखेंगे। तो ये सरकार का जो है बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी है। अब हमारा एक लास्ट और अंतिम वाला करंट अफेयर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दिखे गए थे जंगली कुत्ते ढोल। ठीक है, इस शब्द को याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ढोल। दो शब्द होते हैं, एक होता है ढोल। ध्यान रखना इसको। एक है ढोल, इसका मतलब ये है, जो आपको दिख रहा है जंगली जानवर। एक होता है ढोर, इसका मतलब जो है ना पालतू मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस घर में होते हैं ना, वो होते हैं ढोर। तो इन शब्दों में याद रखना, ल और र में। ये दुर्लभ जानवर हैं जो उदंती सीता नदी में देखे गए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले भी जो पढ़ाया था। चलिए, आज की आपकी जो क्लास है, जुलाई महीने का जो करंट अफेयर है, यहीं पे समाप्त होता है। अगले महीने की करंट अफेयर जो है मतलब इस महीने का करंट अफेयर अगस्त का, अगले महीने आपको जो है 5, 6, 7, 8 तारीख में, एक महीने का आपको मिल जाएगा। अब जो है इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना, तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके करंट अफेयर्स, अगर हर महीने अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स लगातार आप देखते रहेंगे, तो जब आपका एग्जाम पास रहेगा तब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के एक महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उनको जो है करंट अफेयर समझने में भी, उसको नोट्स बनाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हर महीने आपको देखते रहना है, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है काफी अच्छे से तैयार हो। धन्यवाद।